हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो क्लास 10th का मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, प्रॉपर रे डायग्राम्स, प्रॉपर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले एंड मिरर फॉर्मूले सारे हमने डिस्कस किए थे विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, आज हम उन सारे फॉर्मूले पे बेस्ड प्रीवियस ईयर और जो भी आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बन सकते हैं, आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं। तो प्लीज अगर आप ये सारे न्यूमेरिकल्स आप देखते हैं तो काफी कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है आपका। सारी के सारे जितने भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं वो क्वेश्चंस अगर आपने एक बार देखे तो काफी हद तक आपका अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्चुअल चीज काफी हद तक बढ़ने वाली है। ठीक, तो ये मैक्सिमम मैंने इस टाइप के क्वेश्चन लिए कि सारे फॉर्मूले हमारे यूज हो जाए, सारे कंसेप्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम कंसेप्ट उसमें कवर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1, एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। अगर ऑब्जेक्ट बोला गया है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ तो इसका मतलब हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी गिवन है हमको? 5 सेंटीमीटर। ठीक, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। व्हाट इज मीन बाय कन्वर्जिंग लेंस? सर कन्वर्जिंग लेंस मतलब होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। व्हाट इज मीन बाय कन्वर्जिंग लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। और हमें इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब मेरे को आप ये बताइए, कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे? बताइए इस चीज को। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। क्यों होती है? ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड चलते हैं आप इसको मेजर करने के लिए, तो यहां पर आप किसका साइन लगा दीजिए? प्लस का साइन लगा दीजिए। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो आपको 3 चीज निकालनी है और साथ में आपको क्या ड्रॉ करना है? एक रे डायग्राम आपको बनाना है, ड्रॉ अ रे डायग्राम। ठीक, इसके साथ में आपको 3 चीजें फाइंड करनी है। फर्स्ट इज पोजीशन, सेकंड इज साइज एंड थर्ड इज नेचर। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें एक चीज और नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको दे रखी है -25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है an object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image formed. 3 चीजें आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम, जब आपको हमने लेंस पढ़ाया था, सारे रे डायग्राम कंप्लीट करने के बाद एक लेंस फॉर्मूला बताया था, तो यहां पर आप लिखेंगे यूज लेंस फॉर्मूला। व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? ये तो याद हो गया होगा आपको, 1/v - 1/u equals to 1/f. दिस इज द लेंस फॉर्मूला। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? ये आपको फाइंड करनी है सर। पोजीशन की इमेज कहां बन रही है, यही हमको क्वेश्चन में पूछा है, तो वी हैव टू, आपको इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है। सो इमेज डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड। ठीक, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए यहां पर कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस लेफ्ट हैंड साइड, दैट्स व्हाई आपको यहां पर क्या वैल्यू पुट करनी है? -25। अगर आप यहां पर +25 पुट कर देंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा और एग्जामिनर बोर्ड जो कॉपी चेक करेगा आपकी, आपको 0 मार्क्स दे देगा। सिर्फ इस फॉर्मूले के आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। बोर्ड में मार्किंग स्कीम आती है, स्टेप बाय स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने यहाँ कैलकुलेशन गलत कर दी बट आपने फॉर्मूला लिखा है तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, सो 1/v -1 -25 एंड 1/10। फोकल लेंथ किस में लेनी है? प्लस में। क्यों? क्योंकि ये कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, इसको सॉल्व करिए। 1/v माइनस क्या हो गया? प्लस 1/10, तो 1/10 ये प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? सर माइनस का हो जाएगा। कितना एलसीएम आएगा बोलिए? 10 और 25 का एलसीएम कितना आएगा? 10 और 25 का एलसीएम, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, देन 1 देन 2, तो 5 5 25 इंटू 2 50, तो कितना एलसीएम आ गया?
50 एलसीएम आ गया। ठीक, तो 10 5 जा 50, यहाँ आ जाएगा आपका 5, 25 2 जा 50, यहाँ आ जाएगा 2, तो 1/v किसके इक्वल आ गया, 5 - 2 विच इज इक्वल्स टू 3/50। 1/v की वैल्यू 3/50 है, तो मैंने काफी बच्चे देखे हैं वो v की वैल्यू नहीं निकाल पाते, बड़े कंफ्यूज होते हैं। जबकि कुछ नहीं करना, रेसिप्रोकल कर देना, आपको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल। सो दिस इज योर आंसर। v की वैल्यू कितनी आ गई, 50/3। इसको चाहें तो आप और डेसिमल में इसका आंसर लेके आ सकते हैं। अगर यहां पे भी छोड़ते हैं तो कोई मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे। तो v की वैल्यू आ गई 50/3। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। इसी v की वैल्यू से आप क्या बता सकते हैं, बोलो, नेचर ऑफ द इमेज भी आप पता लगा सकते हैं। यहां पर देखिए v पॉजिटिव में आ रहा है। v अगर पॉजिटिव होता है लेंस में तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, याद करिए रे डायग्राम। सारे के सारे केस में, मैक्सिमम केस में जब इमेज ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड बनती है तो कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। इस वजह से v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसलिए यहां पे आप लिख सकते हैं जो नेचर होगा इमेज का वो रियल एंड इन्वर्टेड। बात समझ में आ रही है, सिंपल है। क्या होगा इमेज का नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। तो दो पार्ट सॉल्व हो गए हमारे। अब हमारा बचा क्या, साइज ऑफ द इमेज। तो साइज यहां पे निकाल देते हैं हम। साइज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है m = v/u। एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किसके इक्वल रखेंगे, v/u के इक्वल। तो HI निकालने के लिए v की वैल्यू पुट करिए। v की वैल्यू आई है आपके पास 50/3 डिवाइड बाई u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 25। ये जो HO है इधर जाएगा, इस HO को इधर ले जाइए। HO क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करना है। ये 25 इधर लिख सकते हैं आप, तो -50/25 इंटू 3 इंटू 5, ये 25 इधर जाएगा। 25 2 जा 50, 2 5 जा 10, 10/3। और आंसर किस में आ रहा है बेटा, माइनस में। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई आपके पास, -10/3, ऑलमोस्ट 3.33333 ये वैल्यू चलती जाएगी। ठीक, अब देखिए हाइट नेगेटिव आ रही है। इमेज कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड। और मैंने आपको बताया था अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है। और अगर यहाँ पे हाइट अगर आपकी प्लस में आ जाती तो आंसर क्या होता, गलत होता। रीजन, अगर हाइट ऑफ इमेज प्लस में आ रही तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होनी चाहिए थी। बट हमारा नेचर कैसा है इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। इस वजह से क्या करना है आपको, वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो हमारे आंसर आ रहे हैं ये सही है या गलत है। तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। अगर यहाँ पे इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती और हाइट प्लस में आती, सॉरी नेगेटिव में आती, तो भी हमारा आंसर क्या होता, गलत होता। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इन्वर्टेड इमेज के लिए हाइट ऑफ इमेज क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। इरेक्ट इमेज के लिए हाइट ऑफ इमेज क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। और आई होप कि अब इसका आप रे डायग्राम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इसका रे डायग्राम, बहुत सिंपल है। कौन सा लेंस लेना है, मैं रफली रे डायग्राम बना देता हूं। ये ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट बताओ कहां रखा होगा, ये अगर f है तो 2f कितना हो जाएगा, बोलो। इसको मैं यहां पे रफ कर देता हूं, बोलो 2f की वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू 20 होगी। ठीक, और ऑब्जेक्ट तो 2f के पीछे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट 2f के पीछे रखा हुआ है। क्यों रखा, कैसे मालूम पड़ा, ये हमें 10 दे रखा है, 2f की वैल्यू 20 होनी चाहिए थी और ऑब्जेक्ट 25 दे रखा है। तो यहां पे होगा बियॉन्ड 2f होगा ऑब्जेक्ट। कहां होगा ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड 2f। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर होगी। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। फोकल लेंथ हमको कितनी की, 10, 2f की वैल्यू 20, ऑब्जेक्ट 25 है, तो इसका मतलब 2f के भी पीछे रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट। और आपको मालूम है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f द इमेज कहां बनती है, फटाफट बताओ।
ये फोकस से पास होगी और ये फोकस से पैरेलल चली जाएगी। इमेज क्या बनती है बोलो, F और 2F के बीच में। और यहां से ये इमेज डिस्टेंस कितनी आई आपके पास 50/3 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी आई आपके पास 10/3 मतलब 3.33। ये ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट से वो छोटी बन रही है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। देख सकते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट 3.33। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है इमेज के रेस्पेक्ट में बड़ी है, इसका मतलब इमेज आपको स्मॉलर मिलेगी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। ठीक है बेटा, समझ में आया क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग वीडियो को पॉज करके। अभी हम काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाने वाले हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ सर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल भी हम इजीली कर पाएंगे बोर्ड में। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले समझ में आने चाहिए अच्छे से और उनको हम अप्लाई कैसे करते हैं। जितनी अच्छी आपकी थ्योरी होगी, जितने अच्छा आपका कंसेप्ट होगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज ऐसी बनती है, उतना अच्छे आपके न्यूमेरिकल बन पाएंगे। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। आपको चैप्टर पहले बहुत अच्छे से पढ़ना है। चैप्टर जब अच्छे से पढ़ लेंगे आप, सारे फॉर्मूले अच्छे से आप रिवाइज कर लेंगे तो डेफिनेटली 100 में से अगर हम बात करें तो 70 to 80% तो न्यूमेरिकल आपके बने ही बनेंगे। 20% थोड़े एक्सेप्शनल होते हैं, उसमें थोड़ा सा ज्यादा कुछ कंफ्यूजन करने वाली चीजें दे रखी होती हैं, इस वजह से उसके लिए हमें अलग से गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। बट अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ तो एटलीस्ट 70 to 80% मेरी गारंटी है कि आप वो न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। यहां पर भी हमको ऑब्जेक्ट कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में u की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सिर्फ 20 लिखें क्या, साथ में कुछ लिखना है क्या? यस सर, यहां पे भी लिखना है क्या माइनस साइन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है। और यहां पे किस मिरर की बात करी गई है? कॉन्वेक्स मिरर की बात करी गई है। ठीक, तो कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पर हमको गिवन है कितना 30 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड इट्स नेचर एंड साइज। अगेन यहां पर भी 3 चीज पूछ रहा है। एक आपसे पूछ रहा है पोजीशन, सेकंड नेचर एंड थर्ड इज साइज। देखिए, एक चीज तो आप क्वेश्चन को पढ़ के ही बता सकते हैं। बोलो क्या इन तीनों में से क्या चीज आप क्वेश्चन में पढ़ के ही इसका आंसर दे सकते हैं? बोलिए, सोचिए जरा। पोजीशन तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको, तो उसके लिए तो सॉल्व करना पड़ेगा। साइज भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको, उसके लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा। बट नेचर ऑफ द इमेज, कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है और हाईली डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ के ही आप एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। किस वाले पार्ट का आंसर दे सकते हैं? नेचर का। बात समझ में आ रही है? सिंपल है, वेरी गुड। चलिए अगेन क्या करेंगे यहां पर हम, किसकी बात करी गई है? यहां पर मिरर की बात करी गई है, तो सर लेंस फॉर्मूला तो यूज होगा नहीं, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? यूज मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? सर मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v हमको फाइंड करना है, u की वैल्यू -20 है और यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। सर हमारे फॉर्मूले में तो फोकल लेंथ और क्वेश्चन में तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो कुछ नहीं करना है। रिलेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है क्या? फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू r/2। तो r की वैल्यू कितनी है 30/2 को सॉल्व करेंगे, कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। फटाफट बताइए, प्लस या माइनस? कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। क्यों होती है? पोल से राइट साइड चलते हैं इसको मेजर करने के लिए, तो फोकल लेंथ हमारे पास आ गई 50। इसको अब सॉल्व करना है तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/50 प्लस माइनस 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 कर जाएगा, किसका हो जाएगा ये
प्लस का हो जाएगा, तो 1/20, 20 और 15 का एलसीएम फटाफट बताइए क्या आएगा। 3 5 जा 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60, कितना एलसीएम आ गया 60। तो 15 4 जा 16 एंड 23 जा 60, तो 4 + 3 7/16, देन 1/v इक्वल्स टू 3/60, सॉरी 7/60। तो यहां पर आपके पास 1/v अगर 7/60 है तो v की वैल्यू क्या होगी सर 60/7 सेंटीमीटर होगी। इसका रेसिप्रोकल करना होता है बस, और कुछ नहीं करना, जो भी आंसर आए उसको रेसिप्रोकल कर दो, ठीक। तो आपके पास पोजीशन आ चुकी है 60/7 सेंटीमीटर, प्लस में आ रही है। इसका मतलब सर इमेज किधर बन रही है, ऑप्टिकल सॉरी पोल से राइट हैंड साइड, और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमको पोल से राइट हैंड साइड ही मिलती है। रे डायग्राम बहुत अच्छे से कर लीजिए, न्यूमेरिकल और भी इजी हो जाएंगे। फिर कह रहा हूं मैं इस चीज को, जितने अच्छे आपके रे डायग्राम टिप्स पे होंगे कि यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ इमेज इतनी बड़ी मिल रही है, उसका नेचर ये होगा, तो न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाएंगे और 1% आपकी कोई गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। ये चीज समझ लीजिए आप। तो v की वैल्यू कितनी आ गई प्लस में 60/7, इसका मतलब नेचर आप क्या बोल सकते हैं, v प्लस में आ रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ये डिमिनिश्ड इमेज होगी। ऑब्वियस सी बात है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं किस फॉर्मूले से, m इक्वल्स टू क्या होता है v/u, माइनस का मिरर में m का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है -v/u। तो v की वैल्यू कितनी है, एक काम करते हैं पूरा ही सॉल्व कर लेंगे। और एक और फॉर्मूला क्या बताया था हमने, HI/HO। तो HI की वैल्यू क्या आ जाएगी, HO इंटू -v/u। सॉल्व करिए फटाफट। तो HO की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है 5, v कितना आया 60/7, 60/7 पुट कर दीजिए। u की वैल्यू कितनी थी आपके पास 20, माइनस का 20, फॉर्मूले में भी माइनस चल रहा था, और जब u की वैल्यू पुट करी उसको भी माइनस में पुट करना है, साइन कन्वेंशन। मैं फिर कह रहा हूं, जब भी आप फॉर्मूला यूज करें विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो HI की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 315/7, तो ये ऑलमोस्ट 2.1 सेंटीमीटर समथिंग, ठीक। अब एक बार बताओ मेरे को, हाइट आपकी ऑलमोस्ट 2 से थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, और ऑब्जेक्ट की हाइट थी 5 सेंटीमीटर, तो इमेज कैसी है डिमिनिश्ड। तो हाइट ऑफ इमेज क्या लिख सकते हैं आप 2.1 सेंटीमीटर, और प्लस में आएगी क्यों, क्योंकि इरेक्ट इमेज है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगी, इसलिए HI किस में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। अगर इन्वर्टेड इमेज होती तो HI किस में आना चाहिए था, माइनस में आना चाहिए था, और डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। समझ में आया न्यूमेरिकल, सिंपल है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो मैंने यहां पे आपको एक एक क्वेश्चन करा दिया, लेंस फॉर्मूले पे और मिरर फॉर्मूले पे बेस्ड। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये स्नेल्स लॉ पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, स्नेल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होती है स्नेल्स लॉ, फटाफट रिवाइज करिए जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूं। क्या होती है स्नेल्स लॉ सर, स्नेल्स लॉ होता है n इक्वल्स टू sin I अपॉन sin r, n इक्वल्स टू sin I अपॉन sin r। ये एंगल आपको 45 डिग्री दे रखा है, ये एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है, और यहां ये मीडियम A है, ये मीडियम B है, ठीक। और क्वेश्चन में पूछ के रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं उसके, एक ऑप्शन है √3/2, एक ऑप्शन है √2/√3। फटाफट ट्राई करिए, स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। चेक करिए, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आंसर क्या आ रहा है, √3/√2 या √2/√3। कर लिया ट्राई, ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमारे पास स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है, sin I
अपॉन साइन आर। अब मेरे को एक बात बताइए आप, यहां पे हमको एरो दे रखा है ए से बी की तरफ, इसका मतलब लाइट मीडियम ए से मीडियम बी में ट्रेवल कर रही है। तो ये नॉर्मल है आपका और ये रे इंसिडेंट रे है, तो ये एंगल क्या है 60 डिग्री। क्या कौन सा एंगल दे रखा है हमको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये, देखिए ये लाइट रे आई यहां से इस सरफेस पे, ठीक, नॉर्मल से इसने कितना एंगल बनाया 60 डिग्री, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये नॉर्मल से बैंड हो गई, नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, देखिए ये नॉर्मल है, अगर ये ऐसे निकल जाती तो इसका मतलब ये कौन सा मीडियम होता, बताइए। अभी इस केस में बताओ ये कौन सा मीडियम है, ये लाइट आ रही है और बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल हो रही है, बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल हो रही है, तो ये डेंसर मीडियम होगा और ये रेयर मीडियम। कैसे आइडेंटिफाई किया, हमारे पास रूल है, इफ अ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल, then you can say that this is rare medium and this is denser medium। अब जो लाइट रिफ्रैक्ट हुई है उसने नॉर्मल के साथ में कितना एंगल बनाया 45 डिग्री, तो एंगल आर की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। तो साइन आई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, बोलिए 60 डिग्री। साइन आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे 45 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू पता है क्या होती है, अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया आपने, ट्रिग्नोमेट्री में सारी वैल्यूज आपको याद करने वाली हैं। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, क्या होती है √3/2, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, याद रख लेना। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। √2 किधर जाएगा सर, √2 ऊपर जाएगा, जब √2 ऊपर जाएगा तो अपॉन में क्या बचा 2। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 से √2 कैंसिल आउट, क्या बचा आंसर सर, आंसर बचा √3/√2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट सर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, √3/√2। तो हम स्नेल्स लॉ की हेल्प से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों के, वेरी गुड। वैसे सिंपल है, अभी तक तो जितने भी क्वेश्चंस कराए ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, यू पूछ रहा है, विच व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। किसकी बात कर रहा है क्वेश्चन में, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। और उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। प्लस में या माइनस में सर, कॉन्वेक्स लेंस की बात करिए तो प्लस में। वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। अब आपको याद होगा कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ एक ही केस है जहां पर इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। क्या है वो केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं वहां पर ही हमको इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट मिलती है, बिहाइंड द लेंस मिलती है, ठीक, ओके। और इसमें एक चीज और गिवन है, विच इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, विच इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, यू पूछा है। क्या कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, m इक्वल्स टू क्या होता है v/u। अच्छा ये बताओ मैग्निफिकेशन गिवन है क्या, यस सर मैग्निफिकेशन गिवन है। क्या बोल रहा है, इमेज बन रही है जो कि ट्वाइस है किससे, ऑब्जेक्ट के साइज से। तो m की वैल्यू क्या होगी सर, m की वैल्यू 2 होगी। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज कितनी है, ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट से डबल बन रही है। तो h0 से h0 कैंसिल आउट हो गया, h0 से h0 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास 2 बचा, ठीक है। और वर्चुअल इमेज है तो ऑब्वियसली बात है इमेज कहां बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इसलिए मैग्निफिकेशन किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर इन्वर्टेड बोलते तो मैग्निफिकेशन किस में आता, माइनस में आता, ओके। v
हमको पता है क्या? नो सर, वी हमको पता नहीं है। यू हमको पता है, यू तो सर फाइंड करना है, यू तो हमको पता ही नहीं है, यू हमको फाइंड करना है। तो इसका मतलब सर वी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 2u। वी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 2u। इसका मतलब जो इमेज फॉर्म हो रही होगी वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की डबल हो रही होगी। ठीक, इस चीज को यहां पर आप अप्लाई करेंगे, फिर आप बोलेंगे लेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे आप। क्या होता है लेंस फॉर्मूला? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v की जगह क्या रखेंगे सर? 2u रखेंगे, माइनस u, फोकल लेंथ कितनी है? 20। कितना एलसीएम आएगा? 2u, दिस इज 1, दिस इज 2, विच इज इक्वल्स टू 1/20। 1 माइनस 2 कितना? -1। कितना बचेगा बोलो? इसको आप ले सकते हैं माइनस का 2u इक्वल्स टू 20, तो u की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का 20/2 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? माइनस का 10 सेंटीमीटर। बोलो सिंपल था क्या? यस सर सिंपल था, बस हमें यहाँ पे ये रिलेशन अगर प्रॉपर यूज करना आ गई तो हम इजीली v के अंदर हमने वैल्यू पुट करी u के टर्म में, क्योंकि ना तो क्वेश्चन में v गिवन था ना क्वेश्चन में u गिवन था, तो हमने v को u के टर्म में निकाल लिया। ये हमारे लिए इजी हो गया और हमारा u आ गया कितना? -10 सेंटीमीटर लेंस फॉर्मूला को यूज करके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है, अभी तो आप सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं। ओके, एक क्वेश्चन है हमारे पास, एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर अपार्ट। इसका मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देखिए जरा। आपके पास एक स्क्रीन है, ठीक, और ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में हमको डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 90 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये स्क्रीन है। ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बीच में हमको डिस्टेंस दे रखी है 90 सेंटीमीटर। फिर आगे कहता है क्वेश्चन, व्हाट इज द फोकल लेंथ। एक तो वो क्या पूछ रहा है? फोकल लेंथ पूछ रहा है। व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस, नेचर भी पूछ रहा है, एंड नेचर ऑफ द लेंस, कि लेंस कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है। अभी देखते हैं कैसे मालूम पड़ेगा। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन। ठीक, क्या कह रहा है? रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर आपको क्लियर इमेज चाहिए। यहीं पे हमको आंसर मिल गया हमारे इस क्वेश्चन का। क्लियर इमेज वर्ड यूज किया है। स्क्रीन पर इमेज फॉर्म हो रही है। कौन सी इमेज फॉर्म होती है स्क्रीन पर? सर रियल इमेज फॉर्म होती है। रियल इमेज किससे बनती है? कॉन्वेक्स से या कॉन्केव से? सर कॉन्केव में तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, बट कॉन्वेक्स लेंस में 5 केस में कैसी इमेज बनती है? रियल इमेज बनती है। तो इसका मतलब सर नेचर जो होना चाहिए इस लेंस का वो कैसा होना चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस। रीजन क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस सिर्फ एक केस को छोड़ करके बाकी सारे केस में कैसी इमेज फॉर्म करता है? रियल इमेज फॉर्म करता है। क्लियर इमेज स्क्रीन पे बन रही है, इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस होगा। अब हमें नेचर मालूम पड़ गया, हमको इसकी फोकल लेंथ भी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे और एक चीज और गिवन है, जो इमेज फॉर्म हो रही है, अगेन जो इमेज फॉर्म हो रही है वो ट्वाइस हो रही है। मैं लिख देता हूं, साइज लिख देता हूं यहां पर, साइज ऑफ इमेज इज ट्वाइस दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ट्वाइस दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जो इमेज बन रही है वो डबल बन रही है। हाइट उसकी क्या है? डबल है। अब क्या करेंगे इसके लिए? सर क्वेश्चन में एम भी गिवन है। अच्छा, इन्वर्टेड स्क्रीन पे कैसी इमेज फॉर्म हो रही है? रियल इन्वर्टेड, तो एम क्या होगा? प्लस या माइनस? सर माइनस होगा। इन्वर्टेड इमेज बन रही है इसलिए एम की वैल्यू क्या होगी सर? माइनस होगी। ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, माइनस साइन मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया? ट्वाइस तो है, ठीक, बट माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि सर स्क्रीन पर इमेज फॉर्म हो रही है। स्क्रीन पर कैसी इमेज फॉर्म होती है? रियल, और रियल इमेज क्या होती है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब मैग्निफिकेशन जो होगा वो नीचे की तरफ, मतलब बड़ी तो इमेज मिल रही है डबल, बट इन्वर्टेड इमेज मिल रही है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज क्या लेंगे इस केस में? नेगेटिव लेंगे। ठीक, इस वजह से यहां पर नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब कहीं पर भी अभी हमें पता तो है नहीं है,
हमें ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है 90 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की हमें ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब लेंस की ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस गिवन नहीं है, हमको तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस गिवन है। तो हम एज्यूम कर सकते हैं यहां पर आपने क्या रख दिया, एक कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ही क्या बन रही है, क्लियर इमेज बनाता है। अब ऑब्जेक्ट से ये ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस में क्या मान सकता हूं सर, x मान सकता हूं। अब पता नहीं है तो कुछ ना कुछ एज्यूम तो करना पड़ेगा, तो मैंने ये डिस्टेंस कितनी मान ली x, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी बोलो सर, ये 90 माइनस एक्स होगी। यहां से यहां तक अगर ये डिस्टेंस 90 है और इसको आपने इसके ऑप्टिकल सेंटर से इसको अगर x एज्यूम किया है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगी 90 माइनस एक्स। अभी इस नेगेटिव साइन को उठा दो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 90 माइनस एक्स। ठीक, समझ में आ रही है इतनी बात। अगर मैं बात करूं यहां पर आपको u की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप, माइनस एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, माइनस एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v सर, 90 माइनस एक्स। ये स्क्रीन रखी हुई है, यहाँ पे क्लियर इमेज फॉर्म हो रही है। ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस प्लस में लेंगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी 90 माइनस एक्स। लगाओ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, क्या होता है m इक्वल्स टू v बाय u होता है। ठीक, m की वैल्यू कितनी है सर, -2 है, हमने m की वैल्यू -2 पुट कर दी। v की वैल्यू कितनी है सर, 90 माइनस एक्स है। u की वैल्यू कितनी है सर, -x है। -x को इधर ले जाओ, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स। माइनस एक्स को इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 90, देन x इक्वल्स टू 90 बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। अगर x की वैल्यू आपके पास 30 सेंटीमीटर आ रही है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी आ गई -30, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है, इसलिए यहां पर आपको क्या साइन लगाना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही है। देखिए u किसके इक्वल है -x, x की वैल्यू 30 है तो u की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, u की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -30 सेंटीमीटर। अगर u आपके पास 30 सेंटीमीटर है तो बताओ v कितना होगा सर, 90 माइनस एक्स। 90 माइनस एक्स मतलब 90 माइनस 30, तो v आ गया हमारे पास 60 सेंटीमीटर। बोलो ये बात क्लियर। यहां तक इसमें किसी को डाउट कि सर ये v की वैल्यू 60 सेंटीमीटर क्यों आई, क्योंकि हमने v कितना माना था 90 माइनस एक्स। अब हम यहां पे लगा सकते हैं लेंस फॉर्मूला। क्या होता है लेंस फॉर्मूला सर, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन f। v की वैल्यू कितनी है 60, u की वैल्यू कितनी है -30, फोकल लेंथ हमको निकालनी है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। 60 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 60 1 जा 60, 32 जा 60, 1 प्लस 2 3 अपॉन 60 विच इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ। बताओ तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी 60 बाय 3, 3 इंटू 2 6, तो फोकल लेंथ कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। प्लस में आनी चाहिए, माइनस में से कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ प्लस में आनी चाहिए। तो हमारे पास फोकल लेंथ कितनी आ गई इस लेंस की 20 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात। तो इस फॉर्मूले से आपको प्रॉपर यूज करके आपने फोकल लेंथ निकाल ली। क्वेश्चन में यही पूछा था हमसे, फोकल लेंथ कैलकुलेट करिए और नेचर ऑफ द लेंस कैलकुलेट करिए। बात समझ में आ रही है। बस यहां पे थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना था, ठीक है, क्योंकि यहां पे हमको ये डिस्टेंस गिवन नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके क्वेश्चन और देखा था हमने। ओके कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इतना अच्छा भी नहीं है, हाँ ठीक है, बट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। ओके देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। आपके पास एक कॉन्केव लेंस दे रखा है आपको, ठीक। इसकी फोकल लेंथ हमको गिवन नहीं है, इसको आपने मान लिया f1। इसी के साथ में एक कौन सा लेंस जुड़ा हुआ है, ये कौन सा लेंस है कॉन्केव, ये कौन सा लेंस है
कॉन्वेक्स। इसी के साथ में कौन सा लेंस जुड़ा हुआ है? कॉन्वेक्स लेंस। इसमें हमें यहां पर क्वेश्चन में फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है इसकी फोकल लेंथ? 5 सेंटीमीटर। ठीक, हमको इस पहले वाले लेंस से जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसकी डिस्टेंस गिवन है 10 सेंटीमीटर। कितनी डिस्टेंस गिवन है? 10 सेंटीमीटर। और इस कॉम्बिनेशन की वजह से हमको कहीं पर एक इमेज फॉर्म हो रही है और वो इमेज डिस्टेंस हमको दे रखी है 30 सेंटीमीटर। इस पूरे कॉम्बिनेशन की वजह से जो फाइनल इमेज फॉर्म हो रही है वो 30 सेंटीमीटर हो रही है। ठीक, क्वेश्चन पूछ के रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। सो यू हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। कैसे निकालेंगे कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ? हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे u की वैल्यू -10 गिवन है, v की वैल्यू +30 सेंटीमीटर गिवन है। हमें कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर प्लस में गिवन है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस में होता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है f1 विच इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। क्या करें? देखिए करना क्या है आपको, पहले तो आप बेसिक फॉर्मूला लगाइए, लेंस फॉर्मूला। क्या होता है लेंस फॉर्मूला? सर लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। अब ये जो आप लेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं ये इस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए लगा रहे हैं, एक इंडिविजुअल लेंस के लिए नहीं लगा रहे, ये दोनों के लिए कंबाइंड करके इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों को जब कंबाइंड किया तो फाइनल इमेज कितनी दूरी पे बन रही थी? 30 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे यहां पर? 30 सेंटीमीटर। इस लेंस के रेस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो कितनी दूरी पे रखा हुआ था? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो -10 सेंटीमीटर, माइनस साइन क्यों ले रहे हैं? ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट चल रहे हैं आप। ठीक, अब यहां पर जो फोकल लेंथ की बात करेंगे, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अभी आप कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, ये दोनों लेंस कंबाइन होने के बाद इमेज 30 सेंटीमीटर बन रही है। तो इन दोनों लेंस की कंबाइंड फोकल लेंथ 1/f किसके इक्वल होना चाहिए था? सोचो सर, ये कंबाइंड फोकल लेंथ 1/f1 + 1/f2 के इक्वल होना चाहिए था। 1/f1 क्या होता है? P = P1 + P2 पढ़ा है ना हमने ये फॉर्मूला। तो इसका मतलब सर, अभी इसको फॉर्मूले को भूल जाइए, जो ये 1/f है ये कंबाइंड फोकल लेंथ है, ये किसके इक्वल होना चाहिए? 1/f1 + 1/f2 के इक्वल होना चाहिए। तो हमने देखो 1/f की जगह क्या लिख दिया? 1/f1 + 1/f2। बस इतनी बात आपको याद रखनी, जब दो लेंस कंबाइन कर रखे हो तो वहां पर हमें 1/f कंबाइंड फोकल लेंथ उनकी यूज करनी है। ठीक, क्योंकि हमें फाइनल इमेज दे रखी है, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है, फोकल लेंथ ये कंबाइंड होगी, क्योंकि दो लेंस लगाए हुए हैं तो इनकी फोकल लेंथ अब इंडिविजुअल नहीं ट्रीट करेंगे, आप इनकी कॉम्बिनेशन वाली फोकल लेंथ यूज करेंगे। उसको निकालने के लिए दोनों फोकल लेंथ को रेसिप्रोकल करके ऐड करना है। अब देखो 1/30 - 1/10, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। f1 की वैल्यू कितनी है बोलो? ये एक काम करते हैं, अभी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसको एक काम करते हैं, अभी 1/f के टर्म में लिखने देते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए, बाद में पुट कर देंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, एलसीएम कितना आ गया? 30, 1 × 30 प्लस 10 × 3 = 30, 1 × 30, 10 × 3 = ओके यार क्या कर रहा हूँ मैं, ये एलसीएम कितना आ गया? 30, 30 1 × 30 आ जाएगा 1, 10 × 3 = 30, 1/f। तो 1 + 3 कितना हो गया? 4/30 विच इज इक्वल टू 1/f। अब आपके पास 1/f किसके इक्वल था? सर 1/f1 + 1/f2 के इक्वल था। इस कॉम्बिनेशन की वैल्यू 1/f और 1/f की वैल्यू देखो क्या आ रही है? सर ये आ रही है 4/30। f1 आपको फाइंड करना है, f2 हमको 5 सेंटीमीटर कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर प्लस में माइनस में? प्लस में, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की बात करी है। तो ये आ गया 4/30। तो 1/f यहां पे लिख देता हूं मैं, या एक काम करते हैं, थोड़ा नीचे हो जाएगा, इस डायग्राम को रफ कर रहा हूं मैं अब। ओके,
कितना हो जाएगा ये 1/f1 इज इक्वल्स टू 4/30 माइनस का 1/5। तो 1/f1 की वैल्यू कितनी आ गई, कितना एलसीएम आएगा 30 और 5 का 30 बन जा 30, ये आ गया 4, ये आ गया 6, 4 माइनस 6 कितना आ जाएगा माइनस का 2/30। तो 1/f1 की वैल्यू आ गई -2/30। तो f1 आ जाएगा आपके पास माइनस का 15। 30/2 करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 50 सेंटीमीटर। मैं लिख देता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सर ये 15 कहाँ से आ गया, तो ऐसे आ गया बेटा 15 ये, ठीक है। तो f1 की वैल्यू 30/2 माइनस का, और कॉन्केव लेंस है इसलिए यहाँ पे फोकल लेंथ किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। ये भी चीज आपको याद होनी चाहिए, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, माइनस में आती है, ठीक। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड। किस पे बेस्ड देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, बच्चे कहीं ना कहीं जाके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले क्वेश्चन में अटक जाते हैं कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाते। इसका रीजन ये क्योंकि आपने ढंग से समझा नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले को रट लिया है। अगर फॉर्मूले को रट लेंगे और उसको अप्लाई करना नहीं सीखेंगे, या वो फॉर्मूला कैसे बन रहा है उसको नहीं सीखेंगे, तो डेफिनेटली आपको दिक्कत आने वाली है। तो पहले मैं आपको एक बार फॉर्मूले अच्छे से एक बार इसकी बता देता हूं, जिससे आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। किस पे बेस्ड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड, ठीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग आप एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से, n इक्वल्स टू sin i अपॉन sin r से, पहला फॉर्मूला, ठीक, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो कि होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या होता है c/v, बस, ठीक। ये आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया। तीसरा फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1 and 2। देखो मैं 1 ऊपर इसलिए लिखता हूं कि आपको इजी हो जाएगा कि लाइट कहां से आ रही है। तो लाइट मीडियम 1 से आएगी और किस में एंटर होगी, मीडियम 2 में। अब जहां से लाइट आ रही है, जहां से लाइट आ रही है उसकी स्पीड ले लो, जिसमें लाइट जा रही है उसको उससे उसकी स्पीड से डिवाइड कर दो। तो 1 and 2 किसके इक्वल, v1/v2 के इक्वल। इस 1 and 2 को कैसे लिखते हैं, 1 and 2 को लिखने का तरीका क्या होगा, n2/n1। तो 1 and 2 को हम n2/n1 भी लिखते हैं। जो बेस में लिखा हुआ है वो ऊपर लिखाएगा, और जो यहां पे लिखा हुआ है वो नीचे लिखा हुआ है। n2/n1 कैसे रीड करते हैं, 1 and 2। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 की बात कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये चीज समझनी है आपको। वापस बताऊं एक बार, देखिए 1 and 2, पहले तो स्पीड के टर्म में फॉर्मूला देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक। 1 and 2 को जो हमने ये टर्म बनाया कैसे बनाया, ये n2/n1 से बनाया। अब ये n2/n1 कैसे लिखा हमने, n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो n2/n1 को ही हम क्या लिखते हैं, 1 and 2। इसको रीड कैसे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसका मतलब लाइट 1 से आएगी, 2 में जा रही है, तो आप 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। इसी को हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। अगर मैं 2n1 की बात करूं तो क्या आएगा, बोलो, n1/n2 आएगा। इसका उल्टा हो जाएगा सिर्फ। 1 and 2 कितना था, n2/n1, तो 2n1 मतलब जब 2 से 1 में जाएगी तो क्या आएगा, n1/n2। और फॉर्मूला वेलोसिटी के टर्म में क्या हो जाएगा सर, v2/v1 हो जाएगा। इसका मतलब सर एक चीज क्लियर हो गई, 1 and 2 किसके इक्वल, 1/2n1 के इक्वल, ठीक। और एक चीज और क्लियर हो गई सर, इन दोनों को प्रोडक्ट करें तो ये हमेशा 1 के इक्वल आना चाहिए। एयर से वाटर या वाटर से एयर, जब इन दोनों के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ये बात भी समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक। अब हम क्वेश्चन करते हैं तो कैसे अप्लाई करते हैं, थोड़ा और इजी हो जाएगा क्वेश्चन करने के बाद, ठीक। अभी एक बार फॉर्मूले रिकॉल करना जरूरी था, क्योंकि बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं इन फॉर्मूलेज में। ओके,
चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। एक ही पहले क्वेश्चन मिल गया हमको, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, एक आपके पास मीडियम ए है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बोल रहा है क्वेश्चन में, 2 बोल रहा है। एक आपके पास मीडियम बी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1.5, ठीक। और यहां पर हमको स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 गिवन है, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी की वैल्यू हमको दे रखी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें ए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है विच इज 2, बी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है विच इज 1.5, एंड हमें स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी दे रखी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए क्या करना है आपको, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एक से आपको स्पीड ऑफ लाइट पूछा है वैक्यूम में, और सेकंड पूछा है मीडियम 1 में, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। 2 चीजें ये पूछ रहा है। कैसा करेंगे इसके लिए बेटा, बेसिक फॉर्मूला देखिए क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, सर n = c/v। यहां पर हमको किसकी स्पीड दे रखी है, सर हमें यहां पर मीडियम v की स्पीड दे रखी है। किसकी स्पीड दे रखी है, मीडियम b की। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किसका यूज कर सकते हैं, b का। वेलोसिटी भी किसकी यूज कर सकते हैं, v की। तो हमको यहां पर वैक्यूम की स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी। कैसे निकालेंगे, तो c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, nb × vb। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ b कितना है हमारे पास, 1.5। वेलोसिटी कितनी गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम v कितनी गिवन है, 2 × 10⁸। तो c का फॉर्मूला, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पहले पार्ट का आंसर आपका सॉल्व हो गया। कितना आ गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या किया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज किया, c/v। हमको स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम b गिवन था, तो हमने वेलोसिटी ले ली v की, और हमको b का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन था, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स b का ले लिया। हमें वैक्यूम के लिए पूछा था, तो c इज रिप्रेजेंट फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। तो इसको निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया, सिंपल था। अब सेकंड पार्ट पूछ रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम a। अगेन देखो क्या फॉर्मूला यूज करो, na = c/va, ठीक। na = c/va। क्या पूछा है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, va पूछा है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, एंड a का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, अभी आपने कैलकुलेट करी, 3 × 10⁸। और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, va। तो va की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 10⁸/2। ये 2 इधर चला जाएगा, v इधर आ जाएगा, 2 को उससे सॉल्व करोगे तो va की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। समझ में आया, बेसिक फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक। चलिए और देखते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और है हमारे पास। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x। देखो क्या लिखे हुए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विद रेस्पेक्ट टू y। इसको कैसे रीड करेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विद रेस्पेक्ट टू y। बताओ लाइट कहां से कहां जा रही है, सर लाइट y से x जा रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x की बात कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, ठीक। तो y से लाइट कहां जा रही है, x में जा रही है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको क्वेश्चन में कितना गिवन है, तो y एंड x की वैल्यू क्वेश्चन में हमको 2/3 गिवन है। फिर बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलता है नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y विद रेस्पेक्ट टू मीडियम z। पहले
x का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y के रेस्पेक्ट में गिवन था, अब y का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स z के रेस्पेक्ट में गिवन है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू z कितना गिवन है 4/3। क्वेश्चन पूछ के रहा है, ध्यान देने वाली बात, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z विद रेस्पेक्ट टू x पूछ रहा है। कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z विद रेस्पेक्ट टू h, जिसके भी रेस्पेक्ट में बोले ना उसको ऊपर लिख दो, और इजी तरीका, जिसके भी रेस्पेक्ट में बोलता है उसको कहां लिख दो, ऊपर लिख दो, तो आपको मालूम पड़ जाएगी x से अगर z में लाइट जाएगी तो कितना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। सर क्या करें इसके लिए, बहुत टिपिकल है, थोड़ा सोचो जरा, दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो, सोचो जरा क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम ट्राई करो एटलीस्ट। हाँ, हमको nxy गिवन है विच इज 2/3, हमको nyz गिवन है 4/3, हमको nzx पूछा है। क्या करेंगे सर इसके लिए? अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, 1n2 इंटू 2n1 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अगर आपको एक से लाइट जब 1 से 2 में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, तो 2 से 1 में जाएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके रेसिप्रोकल होता है, बताया था आपको मैंने। और अगर इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा। अब देखो यहाँ पे 3 मीडियम है, x, y और z। पहले लाइट y से x गई थी, ठीक, इस केस में क्या हो रहा है, लाइट z से y में गई है लाइट। अब पूछ किसके लिए रहा है कि x से z में जब लाइट जाएगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो इसका मतलब ये, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्या करना है, यहां लिखना है y nx, मल्टीप्लाई बताओ किसके इक्वल, यहां लिखेंगे z ny और यहां लिखेंगे आप x nz। जब आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है कि ना तो वेलोसिटी गिवन है, ना हमें कोई किसी पर्टिकुलर मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। अब क्या करें भाई, फंस गए हम तो। कुछ मत करना, जिसके भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी के रेस्पेक्ट में जो जो गिवन है उन सबको मल्टीप्लाई कर देना, किसके इक्वल लिख देना, 1 के इक्वल। तो हमें क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू y गिवन था, क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू z गिवन था, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू x क्वेश्चन में पूछा था। और इन तीनों का प्रोडक्ट जो होगा वो 1 के ही इक्वल आएगा, ध्यान रखने वाली बात। तो x n z को निकालने के लिए 1/2/3 इंटू ये वाला टर्म कहां जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, तो क्या जाएगा 1/4 2 जा 8, 8/9, तो आंसर आ जाएगा 9/8 इज योर आंसर। तो x n z का आंसर कितना आ जाएगा, 9/8 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज योर आंसर। तो अच्छा था क्वेश्चन, कंसेप्ट एक नया सीखने को मिला कि अगर आपको 3 अलग अलग मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और 1 के इक्वल रख दो उसको। ठीक, चलिए और देखते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और है हमारे पास। आपके पास 3 अलग अलग मीडियम है, एक है P, एक है Q और एक है R। ठीक, P वाले का एंगल R है 45 डिग्री, Q वाले का एंगल R है 35 डिग्री और R वाले का एंगल R है 15 डिग्री। ये हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिवन है कि जब लाइट इस मीडियम में एंटर करेगी तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना, 45 डिग्री। Q में एंटर करेगी, Q मीडियम में एंटर करेगी तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना, समझ में आ रही है बात। एक मीडियम P है, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 45 है, एक मीडियम Q है, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 35 डिग्री, और एक मीडियम R है जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 15 डिग्री है। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन में बोला है जो एंगल I है ये तीनों के लिए क्या है,
तीनों केस के लिए क्या है, सेम। इसका मतलब जो लाइट इंसिडेंट हो रही है नॉर्मल से जितना एंगल फॉर्म कर रही है, वो उन तीनों केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, सेम है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम। तो क्या करेंगे इसके लिए बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमको डिफरेंट दे रखें। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इन विच मीडियम विल द वेलोसिटी ऑफ लाइट बी मिनिमम। इन तीनों मीडियम में से किस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट मिनिमम होगी। मैं इसमें एक और चीज और ऐड कर देता हूं, वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मिनिमम, किस में मिनिमम होगी और किस मीडियम में वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ये मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। बताओ जरा किस में मिनिमम होगी और किस में मैक्सिमम होगी, बताओ जरा कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। कैसे आइडेंटिफाई करें कि जब लाइट इस मीडियम में एंटर करेगी, इस मीडियम में एंटर करेगी, इस मीडियम में एंटर, किस में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी या किस में कम होगी। ये हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्नेल्स लॉ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले से। बहुत सिंपल है, बस ध्यान रखना है एन क्या होता है, एन होता है साइन आई अपॉन साइन आर, पता है हमको ये फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला होता है सी बाय वी। क्या होता है फॉर्मूला, सी बाय वी। ये भी एन का फॉर्मूला, ये भी एन का फॉर्मूला है, तो ये किसके इक्वल आ गया, सी बाय वी। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो तीनों मीडियम के लिए सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब सर जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, साइन आर पे डिपेंड कर रही है। तो आप बोल सकते हैं जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली, देखो जस्ट इसके सामने आ रहा है, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। इसका मतलब इसकी वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। अब इन तीनों को चेक करो, एंगल आर सबसे ज्यादा किसके लिए है, सर एंगल आर सबसे ज्यादा पी के लिए है, तो वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, मीडियम पी की। तो आप लिखेंगे मीडियम पी द लाइट हैव मैक्सिमम वेलोसिटी। व्हाई इट इज हैव मैक्सिमम वेलोसिटी, बताइए। क्योंकि सर इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, सबसे ज्यादा है। जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, वहां पर लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा। इन बातों को ध्यान रखना। क्या बोला मैंने, सर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसका ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेशन चेक करिए इनवर्स, आर की वैल्यू अगर ज्यादा तो साइन आर की वैल्यू ज्यादा, इसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसकी वेलोसिटी। तो अगर मैं सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी की बात करूं तो क्या रिलेशन मिला, सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी के बीच में भी रिलेशन इनवर्स मिला। कैसे, अभी मैंने बोला वेलोसिटी ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, वेलोसिटी कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। ठीक, अब सेकंड पार्ट है, ये मैंने बताया मैक्सिमम के लिए, मिनिमम के लिए बताइए। सबसे कम एंगल किसका है, सर आर वाले मीडियम का। आर वाले के लिए एंगल आर अगर सबसे कम आर वाले मीडियम के लिए है तो वेलोसिटी भी सबसे कम उसके लिए होगी। तो आंसर क्या होगा, आर मीडियम विल हैव मिनिमम वेलोसिटी। मिनिमम समझ में आया क्यों हुआ, सर क्योंकि एंगल आर सबसे कम इसके लिए था। हमने रिलेशन चेक किया, जिसका आर कम उसकी वेलोसिटी कम, और जिसकी वेलोसिटी कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है वहां पर लाइट की स्पीड सबसे कम हो जाती है। ये चीज आपको समझना है। रीजन, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो ज्यादा डेंसर मीडियम, जितने ज्यादा डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करती है उसकी स्पीड उतनी कम हो जाती है। ये बात आपको समझनी है, ठीक, क्योंकि रियल स्पीड में आपको मालूम है लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसको एक बार और सुन लेना, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो तो इसको एक बार वापस से बैक करके एक बार वापस सुनना, इजीली आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक, ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास 4 मीडियम है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं।
आपके पास 4 मीडियम है, एक मीडियम ए है, एक मीडियम बी है, एक मीडियम सी है और एक मीडियम डी है। ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44, सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.52 और डी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.65। अगेन जो मैंने पूछा था आपसे कि बताइए लाइट किसमें मिनिमम होगी और किसमें मैक्सिमम होगी, बताइए जरा। लाइट किसमें मिनिमम होगी और किसमें मैक्सिमम होगी? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, वहां पे लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा। तो मीडियम ए हैज मोर स्पीड या मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट। रीजन बताया था मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसे हो सकते हैं जिसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, तो सबसे कम ए का, इस वजह से वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसकी? ए की। अब जरा चेक करिए सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका डी का, तो आप बोलेंगे मीडियम डी में लाइट की स्पीड, लाइट ऑफ स्पीड इज मिनिमम। समझ में आ रही है मिनिमम क्यों? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा उसकी वेलोसिटी सबसे कम। ठीक, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है साथ में, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सी विद रेस्पेक्ट टू मीडियम बी। क्वेश्चन कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सी, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सी विद रेस्पेक्ट टू मीडियम बी। सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है बी के रेस्पेक्ट में। ठीक, मीडियम सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है किसके टर्म में? किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब बी से सी लाइट जा रही है। कहां पर जा रही है लाइट? बी से सी। मैं लिख देता हूं, कैसे लिखेंगे इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका पूछ रहा है? सी का। किसके रेस्पेक्ट में? बी के। मैंने जिसके रेस्पेक्ट में पूछा उसको कहां लिखना है? ऊपर लिखना है। तो लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है? बी से सी। कैसे लिखेंगे इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सी। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। याद करो 1 and 2 को कैसे लिखा था? याद करो n1 अपॉन n2, सॉरी n2 अपॉन n1 लिखा था। तो यहां पे क्या आएगा बताओ? अगर 1 and 2 को n2 अपॉन n1 लिखा है तो b and c को क्या लिखेंगे? b and c को लिखेंगे nc अपॉन nb। ये पूछ रहा है वो। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सी विद रेस्पेक्ट टू मीडियम बी। कैसे लिखेंगे इसको? जो यहां पे लिखते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, बताया था मैंने आपको। और जो ऊपर है वो कहां आएगा? नीचे आएगा। जरा चेक करो, 1 and 2 को क्या लिखते हैं? n2 अपॉन n1। अब ये 1 वाला पार्ट किधर आ रहा है? नीचे। और ये 2 है वो कहां आ रहा है? ऊपर आ रहा है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहां पे पहले मैंने अपोजिट लिख दिया था। ठीक, तो इस याद रखने का तरीका, अगर बी एन सी पूछा है तो एनसी रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी का ऊपर आएगा और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का नीचे आएगा। क्यों आएगा? जहां से लाइट आ रही है सी में जा रही है, तो जहां पे जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा और जहां से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आएगा। इसको अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये ऐसा क्यों आया, तो इसका रीजन ये है, देखिए बी एन सी, पहले लाइट कहां से आ रही है? बी से। तो आप लिखेंगे सी अपॉन वी बी। क्या लिखेंगे? सी अपॉन वी बी। फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? फीकी। क्या होगा फॉर्मूला? सी अपॉन वी बी अपॉन सी अपॉन, अब दूसरा मीडियम कौन सा हमारे पास? अच्छा ये हो गया हमारा बी और दूसरा है हमारे पास सी, तो यहाँ आ जाएगा सी अपॉन बी सी। तो सी से सी कट जाएगा, क्या आ जाएगा? वी सी अपॉन वी बी आ जाएगा। देखिए आ गया ना वही फॉर्मूला। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी में क्या आ गया? वेलोसिटी लेंगे सी की, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बी की वेलोसिटी लेंगे बी की। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बनता है। ठीक, तो एन सी अपॉन एन बी किसके इक्वल आ गया? वी सी अपॉन वी बी। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कुछ भी ऐसा मत याद रखिए, सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। इसको भी मैं हटा देता हूं अगर इससे और कंफ्यूज हो रहे हैं तो। पहले मैं बताता हूं क्या 1 and 2। अब बताओ क्या लिखूं उसको मैं?
सर आप लिखो उसको n2 अपॉन n1। समझ में आ रही है n2 अपॉन n1 क्यों लिखा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 तो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में? 1 के रेस्पेक्ट में, तो अपॉन में क्या आएगा उसके जिसकी आप रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक, अब हमारे पास किसका पूछा था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सी किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में। क्या आएगा? NC अपॉन NB। सर NC भी क्वेश्चन में गिवन है विच इज 1.52, NB क्वेश्चन में गिवन है विच इज 1.44। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1.055 आएगी। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल था, इस तरीके से आप कर सकते थे। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। ओके इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रेस्पेक्ट टू मीडियम बी। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रेस्पेक्ट टू मीडियम बी। अच्छा इसको कैसे लिखेंगे? पहले तो ये लिखना सीखो, कैसे लिखेंगे इसको? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए बोला है तो यहां पे लिखेंगे n। किसकी बात करिए सर? ए की। किसके रेस्पेक्ट में करिए? बी की। बात समझ में आ रही है? ठीक, और ये क्वेश्चन में हमको वैल्यू गिवन है कितनी? 2/3। अच्छा इसको हम कैसे लिखते हैं बताओ जरा? जो ये एन ए है इसको किसके अपॉन में लिखते हैं? एन बी के। तो इसका मतलब हमें एन ए अपॉन एन बी की वैल्यू कितनी गिवन है? 2/3। अब समझ में आ गया? अब तो कोई डाउट नहीं, जो पहले लिखा है उसको ऊपर, जो बी है उसको नीचे। ठीक, ओके फिर क्वेश्चन में क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रेस्पेक्ट टू मीडियम सी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रेस्पेक्ट टू सी। इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं सर? एन बी अपॉन एन सी की बात कर रहे हैं। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में हमको? 4/3। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमको दे रखी है 4/3। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है सर? क्वेश्चन में बोल रहा है वो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सी। मीडियम सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है सर विद रेस्पेक्ट टू मीडियम ए। बताइए कौन कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को? तो कैसे, पहले तो लिख देता हूं मैं। क्या पूछ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है सी का, किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में। चलिए अब बताइए क्या करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रेस्पेक्ट टू बी गिवन है हमको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रेस्पेक्ट टू सी गिवन है हमको, बट क्वेश्चन में पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सी विद रेस्पेक्ट टू ए। बताइए कैसे लिखेंगे इसको? ए एन सी को कैसे लिखेंगे बोलो? तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी एन सी अपॉन एन ए, एन सी अपॉन एन ए। समझ में आ रही बात? बोलिए क्या करें? एन सी अपॉन एन ए निकालना है। अब एक बार बताओ, अगर बी एन ए की बात करी है आपने तो ये 2/3 किसके इक्वल होना चाहिए सर? ये वी बी अपॉन वी ए के इक्वल होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मीडियम 1 क्या है यहाँ पर? बी, तो किसकी स्पीड? मीडियम बी की स्पीड। ठीक, फिर लाइट कहां जा रही है? एयर ए में, तो ए की स्पीड वी ए, तो 2/3 किसके इक्वल? वी अपॉन वी बी अपॉन वी ए के इक्वल। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? फॉर्मूला क्या होता है 1 and 2 का? याद करो, V1 अपॉन V2, और 2 and 1 का फॉर्मूला क्या होता है? V2 अपॉन V1। फॉर्मूला याद आ रहा नहीं आ रहा है? तो VNA 2/3 था। इस VNA को क्या लिख सकते हैं हम? VB अपॉन VA। जहां से लाइट आ रही है उसकी स्पीड, जहां पे लाइट जा रही है उसकी स्पीड। ठीक, तो हमारे पास 2/3 किसके इक्वल आ गया? VB अपॉन VA। यहां से VB की वैल्यू आ जाएगी 3/2 इंटू VA। VB निकालना है, तो VB निकालने के लिए VA इधर चला गया, तो कितना आ जाएगा अपने पास? सॉरी 2/3। VB निकालने के लिए हमारे पास आ जाएगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं। VB फाइंड करना है हमको, तो VNA विच इज इक्वल टू 2/3 VB अपॉन VA। तो हमें VB निकालना है, V इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3 ऑफ VA। ठीक, अब इसके लिए अप्लाई करें जरा आप, तो CNB किसके इक्वल होगा बोलो सर? VC अपॉन VB।
इसकी वैल्यू कितनी है 4/3। हमको निकालना है NC/NA, हमको निकालना है NC/NA। तो यहाँ से VC की वैल्यू कितनी आएगी 4/3, VB इधर चला जाएगा। ठीक, अब NC/NA किसके इक्वल होगा बोलो, NC C/VC। NA किसके इक्वल होगा C/VA। बोलो क्लियर है कि नहीं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक फॉर्मूला C/V होता है नहीं होता है। अब C मीडियम की बात कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम C। A मीडियम की बात कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम A। C से C कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा VA/VC। अब यहां पर अगर VB की वैल्यू है तो एक काम करते हैं हम VA की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो VA की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास बोलो, VA की वैल्यू 3 इधर चला जाएगा, 3/2 ऑफ VB। तो VA की वैल्यू आ गई 3/2 ऑफ VB अपॉन VC की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 4/3 ऑफ VB। तो 4/3 ऑफ VB से VB कैंसिल आउट, 3 ऊपर गया, 3 × 3 9, 4 2 8। तो NC/NA विच इज इक्वल्स टू ANC इज इक्वल्स टू 9/8। ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने अभी स्टार्ट ही करी होंगी रिफ्रैक्शन के अंदर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो इसलिए आपको लग रहा होगा थोड़ा सा टिपिकल। बट यहाँ पे अगर मैं देखूं तो क्या क्या मैंने वही बेसिक फॉर्मूले यूज किए। ठीक, मैं इसको एक बार और समझाता हूं, मुझे 100% लग रहा है कि आपको थोड़ा सा डाउट हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, तो एक बार और समझाता हूं। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A विद रेस्पेक्ट टू मीडियम B, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A विद रेस्पेक्ट टू B कितना गिवन है 2/3। इस B and A को आप NA/NB लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, NA/NB। ठीक, NA/NB की वैल्यू 2/3 है। ठीक, ये बात क्लियर। ये एक काम करता हूं, मैं शुरू से बताता हूं इसको 1 बाय स्टेप करके, तो आपको और इजी हो जाएगा। यही बता देता हूं, ठीक है, दोबारा रफ करना पड़ेगा मेरे को। अब देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक फॉर्मूला V1/V2। तो B से A लाइट जा रही थी, इसलिए क्या लिखा मैंने VB/VA। तो VB/VA की वैल्यू 2/3 है, तो VA की वैल्यू आ जाएगी 3/2 VB। ठीक, VA की वैल्यू हो जाएगी 3/2 VB। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B विद रेस्पेक्ट टू C कैसे लिखेंगे, NB/NC। ये वैल्यू 4/3 है। अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं अभी तो इसको हटा सकते हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो NAB की वैल्यू 2/3 है, NBC की वैल्यू 4/3 है। बट क्वेश्चन में तो कुछ और ही पूछ रहा है। क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम C विद रेस्पेक्ट टू A पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पे लिखा NC/NA। अब ये जो होता है वो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो C/VC, NA का मतलब C/VA, C से C कैंसिल आउट, VA/VC। VA कहां से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको यहां पर VB/VA 2/3 है, तो VA की वैल्यू 3/2 VB हो जाएगा। अगर VC निकालना चाहें तो VC भी निकाल सकते हैं, VC/VB 4/3 है, तो VC की वैल्यू VB से चला जाएगा 4/3 VB। तो यहाँ पे 4/3 VB, VB से VB कैंसिल आउट, क्या बचा 9/8। ठीक, तो NC/NA की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, बोलो। इसको NC/NA को क्या लिख सकते हैं, ANC। बताया था, अब बार बार मत पूछना इस चीज को। जो ऊपर लिखा हुआ है वो बेस में, जो नीचे लिखा हुआ है वो ऊपर। इसकी वैल्यू क्या आ गई 9/8। 3 ऊपर जाएगा तो 3 3 9, 4 2 8। ये आपका आंसर आ गया। ओके, अब बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चनों में कोई डाउट? तो 1-2 बार और प्रैक्टिस करेंगे अगर आप लोग, तो आई होप कि आपको इजीली ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो आज जितने भी क्वेश्चन कराए इनकी प्रैक्टिस करना अच्छे से। ठीक, अभी इसकी एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे होम।